हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव शर्मा, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। हमारे पास बच रहा है एक टॉपिक एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो कि इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। तो बात करते हैं उनकी। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रख लें बेसिक कि जो एराकिडोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली होता है फॉस्फोलिपिड से। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम होता है, उसके जरिए एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और वही एराकिडोनिक एसिड बहुत सारे ऐसे पैथवेज होते हैं उनके जरिए इंटर करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेडिएटर्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग कि मान लो कि एराकिडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे में जाता है। कॉक्स इन द सेंस साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। तो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से जब वो इंटर करता है तो उस केस में वो जो फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर कॉक्स पाथवे में इंटर करता है एराकिडोनिक एसिड तो उस केस में वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है वो होता है PGG2 प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, वही PGG2 प्रोस्टाग्लैंडिन आगे चलकर फॉर्म करता है PGH2 प्रोस्टाग्लैंडिन का। और ये PGH2 प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो आगे बहुत सारे अदर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है। एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं अपन इधर, एंड सबके फंक्शन मेन है याद करने, तो वो चीजें भी हम यहाँ पर कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PGI2। ठीक है, PGG2 फॉर्म हुआ सबसे पहले, PGG2 से PGH2 का फॉर्मेशन हुआ। PGH2 जो था वही डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कर रहा है, सबसे पहले फॉर्म कर रहा है PGI2 का। तो जो PGI2 आई मींस इनहिबिट, तो ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा और इसके साथ साथ ही क्या करेगा, और इसके साथ साथ ये वैसोडाइलेशन इफेक्ट भी शो करेगा। मतलब PGI2 का फंक्शन इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एज वेल एज वैसोडाइलेशन इफेक्ट। तो हम खत्म करते हैं इस चीज पर। तो इस तरीके से PGI2 खत्म करते हैं। बात करते हैं दूसरा थ्रोम्बोक्साइन A2। A2 मींस एक्टिवेट, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये एक्टिवेट करेगा, मतलब प्लेटलेट का एग्रीगेशन क्रिएट करेगा। ओके, और इसके साथ साथ क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करता है तुम्हारा ये। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन है PGD2। तो PGD2 जो होता है वो वैसोडाइलेशन, खुद D फॉर डायलेशन, सो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो है वो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड PGE2 का फॉर्मेशन होता है। PGE2 मींस E फॉर एल्जेसिया, एल्जेसिया मींस पेन। तो जहां जहां पेन होगा वहां पर जो रिलीज होगा वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक चीज और यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमने फार्मा में पढ़ रखा है कि कॉक्स 1 पाथवे एंड कॉक्स 2 पाथवे, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है और इससे रिलेट करते हैं किस तरीके से एस्प्रिन वर्क करता है। तो जो एस्प्रिन वर्क करता है वो इनहिबिट करता है इसी PGE2 को, और PGE2 जो होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एक्सेस HCl से बचाने का काम करता है, मतलब वो पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट करता है। तो अगर यहाँ पर PGE2 इनहिबिट हो गया, हमने एस्प्रिन दिया, तो एस्प्रिन किस पर एक्ट करेगा, PGE2 को इनहिबिट करेगा। और PGE2 का अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो उस केस में गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को भी कोरिलेट यहां से कर लें। PGE2 जो होता है पेन से रिलेटेड होता है, एंड लास्ट आता है PGF2 अल्फा जो कि गायनेकोलॉजी से रिलेटेड होता है। ये सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन हमें याद होने चाहिए। Either it is PGE2, PGH2 and further PGI2, thromboxane A2, PGD2, PGE2 and PGF2 अल्फा। एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। फर्दर जो एराकिडोनिक एसिड होता है दूसरे पाथवे के जरिए भी इंटर कर सकता है। दूसरा पाथवे कौन सा, लॉक्स पाथवे, लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। अगर वो लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे से इंटर कर रहा है तो उस केस में दो प्रोबेबिलिटी, या तो वो 12 लॉक्स पाथवे के जरिए इंटर करेगा या तो 5 लॉक्स पाथवे के जरिए इंटर करेगा। अगर एराकिडोनिक एसिड 5 लॉक्स पाथवे के जरिए इंटर कर रहा है मेटाबॉलिज्म में, तो उस केस में किसका फॉर्मेशन होता है, ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सबसे पहला ल्यूकोट्राइन जो फॉर्म होता है वो होता है ल्यूकोट्राइन B4। ल्यूकोट्राइन B4 का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद ल्यूकोट्राइन B4 ही आगे चल के C4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, इन सभी का फॉर्मेशन करता है। और ये चीज ध्यान रखें कि ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4 जो होता है ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इस केस में ध्यान रखें कि ये अस्थमा क्रिएट करेगा, मतलब अस्थमेटिक पेशेंट पे ध्यान रखेंगे कि इन सभी चीजों को उससे दूर रखेंगे। अगर वही लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे 12 लॉक्स है, मतलब अगर एराकिडोनिक एसिड 12 लॉक्स पाथवे के जरिए इंटर कर रहा है तो उस केस में जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लाइपोक्सीन का। और लाइपोक्सीन जो होते हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं। यही रीजन है कि हम लॉक्स पाथवे को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और 12 ब्लॉक्स को हमने स्टडी किया क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखें कि जो एराकिडोनिक एसिड होता है ये साइटोक्रोम P450 इपॉक्साइड पाथवे के जरिए भी इंटर कर सकता है। अगर साइटोक्रोम P450 इपॉक्साइड पाथवे के जरिए एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज फॉर्म हो सकती है, या तो EET का फॉर्मेशन होगा या तो HETE का फॉर्मेशन होगा। तो जो EET होता है ये एंटी हाइपरटेंशन होता है, मतलब
ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करेगा, तो हाइपरटेंशन को नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन जो HETT है, हीट है, वो रीनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। अब रीनल वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया, जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइपरटेंशन को इंक्रीज करेगा तुम्हारा, ओके। अब लास्ट जो पॉसिबिलिटी बचती है, कैराकोडोनिक एसिड इन 3 पाथवे के अलावा एक और पाथवे में जा सकता है जो कि नॉन एंजाइमेटिक पाथवे होता है, जिसको बोलते हैं आइकोसाइनाइड पाथवे। अब आइकोसाइनाइड पाथवे में अगर एराकोडोनिक एसिड इंटर करता है तो बनता है आइसोप्रोस्टेन, और आइसोप्रोस्टेन जो होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ये रिलेटेड था फॉस्फोलिपिड और एराकोडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म से। तो इस तरीके से हमने कवर अप कर लिए परफॉर्म्ड एंड न्यूरोसेंसाइज्ड मेडिएटर्स को। अब जो बच रहा है वो है प्लाज्माडेराइड। तो इस चीज को ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे पाथवे। हालांकि इसको हम फर्स्ट ईयर में भी स्टडी कर चुके हैं और माइक्रो में भी स्टडी करते हैं, लेकिन मैं सब सिंप्लीफाई करके इन सब चीजों को बताऊंगा जिससे ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रह सके। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स। दे आर नॉन स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को इंक्लूड करते हैं। फाइनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टिंग द इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो दे ऑल्सो रेजिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शंस को भी रेजिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें ऑप्शनाइजेशन करना है तो C3b, C4b, C5b ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन अटैकिंग प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो C5b हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया, C8 हो गया, C9 हो गए। ये डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन अटैकिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन्स पर, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर ऐड करते हैं और इस तरीके से उसकी डेथ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो पाथवेज होते हैं वो 3 टाइप्स के बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो तो होता है क्लासिकल, ठीक है। अब सबको अलग अलग ना पढ़ के हम एक साथ ही कोरिलेट करेंगे जिससे इजिली हमको ग्रैस्प हो सके चीजें और हम प्रॉप्स में इजिली अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो क्लासिकल पाथवे होता है, इसके अलावा मैनोज पाथवे होता है या इसी को लैक्टिन पाथवे बोल दो, ठीक है। और तीसरा आता है वो होता है अल्टरनेट पाथवे। अब ध्यान ये रखना है कि हर एक पाथवे अलग अलग एजेंट्स के जरिए एक्टिवेट होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम क्लासिकल पाथवे की बात कर रहे हैं, ये तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, then only the classical pathway is going to be activated. In the same way, there are certain bacteria which have mannose ligands on their walls. तो जब उनके कांटेक्ट में बॉडी आएगी then only mannose और लैटिन पाथवे get activated. और वहीं पर अल्टरनेट पाथवे की बात करते हैं, ये तब एक्टिवेट होती है जब IgA एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आती है, तब इस केस में ये एक्टिवेट होती है। और इसके अंदर C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एक चीजों को बात करते हैं किस तरीके से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो अगर मैं क्लासिकल पाथवे की बात करता हूं तो क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट, जब एंटीजन एंटीबॉडी जो बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि कोई फॉरेन से एंटीजन आया है और उससे मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो देन इन दिस सिचुएशन होता क्या है कि सबसे पहले एक्टिवेशन होता है। इस चीज को ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिफरेंट टाइप मान लो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। तो इस 4 को हटाएं और यहां पर ले जाकर लगा दें, तो ये सीक्वेंस बन जाता है किस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले किसका एक्टिवेशन होगा, C1 का एक्टिवेशन होता है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो बॉडी विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग द C1 को एक्टिवेट कर देती है। अब ये C1 जो होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, C4 को। तो C4 जब कोई चीज इनहेंस होती है, इंड्यूस होती है, तो उसके दो चीजें बनती हैं हमेशा। जैसे मैं हूं, मेरा एक रूप है कि मैं अच्छा हूं, एक रूप है मैं खराब हूं, ठीक है। मेरे 2 फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से C4 के भी 2 फॉर्म्स हैं। इंड्यूस होगा तो वो 2 फॉर्म में इंड्यूस होगा, एक तो हो जाएगा C4A और एक हो जाएगा C4B, ठीक है। अब कुछ लोग अच्छे वाले को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग मेरे खराब वाले फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से यहां पर जो सिलेक्शन होता है वो होता है C4B टाइप का। क्यों, क्योंकि ये ब्लड में चला जाता है, इसको हटा दो तो ये हट जाए। C4B जो होगा वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, 2 को एक्टिवेट करेगा। इसी सीक्वेंस में चलते जाएं तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4 के बाद किसका एक्टिवेशन होगा, C2 का एक्टिवेशन होगा। C2 के भी 2 फॉर्म, या तो C2A होगा या तो C2B होगा। तो पहले हमने डिस्कार्ड किया था A को, अब यहाँ डिस्कार्ड करेंगे B को। तो ये मान लो ये ब्लड में चला गया, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में एक्सेप्टेंस होता है C2A का। तो इस तरीके से फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाए। अब तक जो फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है C4B2A का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात करते हैं ये C4B2A, इसी को हम लोग बोलेंगे C3 कन्वर्टेज। क्यों बोल रहे हैं ऐसा,
क्योंकि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है वही आगे चलकर C3 को एक्टिवेट करने वाला है, इसी वजह से इसको C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। अब बात करते हैं ये ऐड करेगा किसके ऊपर, C3 पर। अब C3 के भी दो फॉर्म, C3A हो सकता है, C3B हो सकता है। पहले हमने डिस्कार्ड किया C4A को, फिर हमने B वाले को डिस्कार्ड किया, तो फिर किसको डिस्कार्ड करेंगे, A वाले को फिर यहाँ डिस्कार्ड करेंगे, मतलब एक्सेप्ट किसको करेंगे, C3B को। तो फाइनली इससे मिलकर क्या बन जाएगा, जब C4B 2A C3B से कंबाइन करेगा तो फाइनली क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है C4B 2A 3B अगेन। ठीक है, अब तुम ध्यान से रखो, तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे C5 कन्वर्टेज। क्यों भैया C5 कन्वर्टेज काहे बोल रहे हैं भाई साहब, इस वजह से बोल रहे हैं भाई साहब क्योंकि ये अब C5 को जाकर एक्टिवेट करने वाला है, इसी वजह से इसको नाम बोल रहे हैं C5 कन्वर्टेज एंजाइम। तो फर्दर ये किसको एक्टिवेट करेगा, C5 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और C5 जैसे एक्टिवेट होगा वो फर्दर किसको एक्टिवेट कर देगा, जितने भी तुम्हारे C6 से लेकर C9 जितने भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स हैं उन सभी को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से इम्यून सिस्टम इलेक्ट होगा और उस बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी। ठीक है, बाय ऑप्सोनाइजेशन, बाय मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्सेस, उन सभी के जरिए किसका किलिंग हो जाएगा, बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी, और इस तरीके से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को रजिस्ट कर दिया जाएगा बॉडी से। तो बात करते हैं मैनोज या लेक्टिन पाथवे की। तो देखो किस तरीके से रिलेटेड है कि जो मैनोज, अब ये कब एक्टिवेट होगा, वो बैक्टीरिया जिनके पास मैनोज लिगेंड्स हैं, ठीक है, जब वो बॉडी के अंदर आएंगे तो उस केस में मैनोज या लेक्टिन पाथवे का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर जो एक्टिवेशन होगा वो किसका होगा, वो यहां पर केवल C2 का एक्टिवेशन होगा, सबसे पहले C2 का एक्टिवेशन होगा, C3 का एक्टिवेशन होगा, और ये सब फर्दर जाकर C3 कन्वर्टेज एंजाइम के लेवल पर अटैक करेंगे, और C3 कन्वर्टेज पर अटैक करेंगे, और बाकी चीजें जो होंगी वो उसी वे में चलती चली जाएंगी, और फाइनली डिफरेंट टाइप्स के C5, C6, C7, C8, C9 जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, और वो क्या करेंगे फर्दर वही सेम चीजें ऑप्सोनाइजेशन मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए बैक्टीरिया की फिर से लाइसिस कर देंगे। बस ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर C1 का कोई रोल नहीं आता है, C2 एक्टिवेट होगा, C3 एक्टिवेट होगा, और फर्दर वो C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और C3 कन्वर्टेज के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें फिर से वही सेम प्रोसेस तुम्हारा रिपीट हो जाता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट पाथवे। तो अल्टरनेट पाथवे में ध्यान ये रखना है कि अल्टरनेट पाथवे इज एक्टिवेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ IgA एंटीबॉडी इन विच C3 हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर C3b का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, C3 का हाइड्रोलिसिस होगा, C3 स्टिमुलेट होगा, और इस केस में C3a C3b का फॉर्मेशन होगा, जिसमें C3b को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर C3d का फॉर्मेशन हो गया। अब ये C3b जो होगा वो एक और सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं B सिस्टम। अब ये B सिस्टम के भी दो फॉर्म होते हैं, या तो BA हो सकता है या तो BB हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट किसको, इसको डिस्कार्ड किया, ये ब्लड में गया, बचा क्या, BB को एक्सेप्ट किया गया, तो C3b BB के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये हो जाएगा C3b BB, इसका फॉर्मेशन कर दिया। C3b BB जो होगा वो फिर से किसको स्टिमुलेट करेगा, C3b के साथ फिर से इंटरैक्ट करेगा, और फिर से बना देगा C3b BB एंड 3B का फॉर्मेशन कर देगा, और ये जो कंपाउंड होगा वो फर्दर अदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इंटरैक्ट करेगा, उनसे इंटरैक्ट करेगा, और फर्दर ऑप्सोनाइजेशन या किलिंग क्रिएट कर देगा उस बैक्टीरिया की। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बस ध्यान क्या रखना है, अगर क्लासिकल सिस्टम को ध्यान रख लिया आपने, बाकी सारी चीजों को आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें C1 से लेकर C9 कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे यूज होते हैं, इसके अंदर C1 यूज नहीं होता है, और इस केस में केवल C3 की हाइड्रोलिसिस होती है, तो C3b और BB ये सारी चीजें यहाँ यूज होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जिनका रोल इन्फ्लामेशन में आता है। मैंने बता दिया कि C3a, C4a, C5a, जितने भी A वाले हैं, C3a, C4a, C5a, इन सभी का रोल आता है इन्फ्लामेशन में। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन को रजिस्ट करते हैं, इन सभी का रोल आता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो ऑप्सोनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिसको ध्यान रखते हैं, इसमें आता है C4b, C5b, ठीक है, C6b, जितने B वाले हैं वो सभी के सभी जो होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे के सारे ऑप्सोनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर लास्ट क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो C5b, इसके अलावा C6, C7, C8,
C9, ये सारे के सारे इसका पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज हम कह सकते हैं C5b to C9 तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो हैंस वी हैव कंप्लीटेड द मेजर पोर्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। आई होप कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जितना मैंने बताया है इसको आप अगर कवर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे मार्क्स आपको अचीव होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। तब तक के लिए गुड बाय।